हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी चले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर। अब आगे शाम का वक्त, अवस्थी हाउस। सुधांशु अपने हाथों में ढेर सारा शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है और तो वहाँ पर बैठे अपने मम्मी पापा और दीपांजलि की तरफ देखते हुए कहता है, आप सबके लिए दिवाली गिफ्ट। दीपांजलि सोफे से उतर कर दौड़ते हुए सुधांशु के पास जाकर बोली, मेरे लिए क्या लाए हो भाई। सुधांशु 2 बैग दीपांजलि की तरफ बढ़ाकर बोला, एक में ड्रेस और एक में मिठाई के साथ पटाखे तुम्हारे। दीपांजलि दोनों बैग को पकड़ते हुए सुधांशु से बोली, लेकिन मुझे पटाखों से डर लगता है। ये सुन सुधांशु उसके बाल पर हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम साथ में जलाएंगे। दीपांजलि सुधांशु की बात पर खुश हो जाती है। वहीं सुधांशु उसके हाथ को पकड़कर नीरू और शेखर जी के पास आकर उन दोनों की तरफ एक एक बैग बढ़ाकर बोला, आप लोगों के लिए। शेखर जी सुधांशु के बात पर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, मैं तुम्हारे लिए। सुधांशु शेखर जी की बात सुनकर बोले, मेरे लिए क्या, कोई तोहफा लेकर आए थे आप। शेखर जी अपना सिर हिलाकर कमरे में जाते हैं और एक बैग लाकर सुधांशु की तरफ बढ़ाकर कहते हैं, मैं इसे लाया था तुम्हारे लिए लेकिन पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। सुधांशु शेखर जी के हाथ से बैग लेकर उसमें रखे कपड़े को निकालता है, जो कि गोल्डन कलर का कुर्ता के साथ में पजामा था। उस कुर्ते में खूबसूरत से कारीगरी की गई थी। सुधांशु ध्यान से उसे कुर्ते को देखने लगता है, जिस पर शेखर जी कहते, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपने पसंद से जो लेकर आए हो उसे पहन सकते हो, मैंने तो बस यूं ही खरीद लिया था। सुधांशु शेखर जी की बात सुनकर मुस्कुराती हुई, बहुत खूबसूरत है पापा, मैं इसे ही पहनूंगा। मैं तो अपने लिए कपड़े लाया ही नहीं था, मेरे पास बहुत सारे हैं। वैसे थैंक यू। उसके बाद सुधांशु एक बैग और नीरू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, माँ इसमें पूजा के कुछ सामान थे और मूर्तियाँ थी, मंदिर घर में रख दीजिए। नीरू सुधांशु के हाथ से बैग लेकर सुधांशु से बोली, सिद्ध कुछ पूछे तुमसे, नाराज तो नहीं होंगे ना। सुधांशु नीरू के बात पर बोला, आप यही जानना चाहती हो ना कि मेरे पास ये सारे खर्च उठाने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। मेरे पास मैंने शेविंग में रखे थे। नीरू सुधांशु के जवाब पर एक गहरी सांस लेकर बोली, सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए गलत रास्ते का साथ नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पापा ने हमेशा मेहनत के साथ तुम दोनों भाई बहन को बड़ा किया और तुमसे भी यही उम्मीद रखेंगे। सुधांशु नीरू की बात पर अपना सिर हिला देता है और बैग लेकर कमरे की तरफ चला जाता है। सुधांशु कमरे में आकर अपने शर्ट के बटन खोलते हुए खुद से बोला, मैं गलत काम कभी नहीं करूंगा, लेकिन माँ शांत लोगों को उनका हक नहीं मिलता। ये बात आप क्यों नहीं समझते। इतना कहते हुए सुधांशु एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम की तरफ चला जाता। इधर शारंग बिल्ला में मृत्युंजय का कमरा। मृत्युंजय महक को घर छोड़कर सीधा ऑफिस के लिए निकल गया था और जब वो वापस आता और अपने कमरे में आता है तो देखता है वहाँ पर वैशाली और महक बैठी हुई थी। वैशाली को देखकर मृत्युंजय उसे इग्नोर करते हुए क्लोजेट की तरफ जाने लगता है, जिस पर वैशाली कहती है, रुक जाइए। मृत्युंजय कंफ्यूजन में वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, क्या हो गया। वैशाली बिस्तर से खड़ी हो मृत्युंजय की तरफ कदम बढ़ाते हुए गुस्से से हमरे सवालों का जवाब दीजिए। ये सुन मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हें अपने साथ लखनऊ लेकर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं अपनी वाइफ को लेकर चला गया। वैशाली मृत्युंजय की बात पर उसे घूर कर बोले, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कल रात के बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर मृत्युंजय बिस्तर पर बैठी वैशाली को महक की तरफ इशारा करके बोला, वो रही। बोला, कल दिवाली है, कहीं मैं बम में तुम्हें भी ब्लास्ट न कर दूं, इसलिए जाकर अपने पति का ख्याल रखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। इतना कहकर मृत्युंजय क्लोजेट के अंदर चला जाता है। वैशाली जलते हुई आंखों से जा रहे मृत्युंजय को देखने के बाद महक से बोली, हमको तो एक चीज समझ नहीं आता, आप इस बागर बिल्ले के साथ काहे हो। महक वैशाली की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत हैंडसम है वो, इसलिए। महक के जवाब पर वैशाली मुंह बनाते हुए उसके पास आकर बैठकर बोली, दुनिया में और भी हैंडसम लोग हैं, अगर हमारा पति आपके बागर बिल्ले जैसा होता ना तो हम उसको गोली मार देते। अमृत अंदर आते हुए वैशाली से बोला, तुम तो तुम्हारी दीदी, जाकर लिपट कर रो लो उससे, और क्या हुआ जाकर पूछ लो, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो। वैशाली मृत्युंजय की बात पर गुस्से से बोली, आप चाहे भार में जाओ, हमको कोनो मतलब नहीं है आपसे, लेकिन हमारी दीदी को खतरे में डालने की कोशिश गलती से भी मत करना, वरना हम घर वाले को बता देंगे आपकी सारी करतूतें। मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, हो गया तुम्हारा, मैं सुन लिया, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मेरा दिमाग और मत खराब करो। वैशाली फ्रस्ट्रेशन में मृत्युंजय को देखते हुए बोली, कैसा बकलोल आदमी हो यार, हम यहाँ पर सीरियस मामले में बात कर रहे हैं और हमको इग्नोर को मार रहा है, हम मार देंगे, बता रहे हैं आपको। मृत्युंजय वैशाली के नाक पर पिंच करते हुए, सबको गोली मार सकती हो, लेकिन फिलहाल के लिए नीचे चलो।
महक भी बिस्तर से उठकर वैशाली से बोली, अमृत भैया सही कह रहे हैं, नीचे चलो, गार्डन में चलते हुए हैं, घर बहुत खूबसूरत लग रहा है बाहर से। वैशाली महक की बात पर मुंह बनाते हुए अमृत की तरफ देख कर बोली, तुम बताओ ये वीर भैया फ़ोन काहे नहीं उठा रहे हैं? हम फ़ोन कर रहे थे उनको। ये सुन अमृत थोड़ा सकपका कर बोला, मुझे क्या पता, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है जो मुझे पता रहेगा। अमृत की बात सुन वैशाली उसको घूरती हुई, अच्छा तू कल रात से गायब थे, अब जाकर आ रहे हो और हमसे कह रहे हो कि तुमको नहीं पता? जिस पर अमृत थोड़ी नज़रें चुराते हुए बोला, एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था क्योंकि परसों कोर्ट में उसे लेकर जाया जाएगा। ये सुनकर वैशाली कमरे से बाहर जाते हुए बोली, तुम और तुम्हारा कानून, हम बस इकलौते उसके दुश्मन। इतना कहते हुए वैशाली कमरे से बाहर चली जाती। महक मुस्कुराते हुए अमृत के पास आकर बोली, भाई एक बात बताओ, आप वैशाली को संभाल कैसे लेते हो? अमृत अपनी गर्दन हिलाते हुए, वो बस कहती रहती है, मैं हाँ हाँ कहता रहता हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच जल्दी झगड़ा नहीं होता। वैसे मृत्युंजय कहाँ है? ये कहते हुए अमृत इधर उधर देखने लगता है, जिस पर महक क्लोजेट की तरफ इशारा करते हुए बोले, अभी ऑफिस से आए हैं इसलिए फ्रेश हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर महक कमरे से बाहर चली जाती है और अमृत वहीं पर रुक कर बुक सेल्फ की बुक निकाल कर पढ़ने लगता है। मृत्युंजय कपड़े चेंज कर क्लोजेट से बाहर आते हुए बोला, तुम कब आए? ये सुन अमृत पलट कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैं 5 मिनट पहले आया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय मिरर के पास जाकर अपने बालों को बिखरते हुए बोला, बनारस में सब कुछ ठीक है ना? ये सुन अमृत मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, मतलब तुम्हें पता था कि मैं रात भर कहाँ था? मृत्युंजय मुड़कर अमृत की तरफ देख अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ अपने मामा ससुर की अंतिम विदाई में साथ दे रहे थे और अपने साले को पैम्पर कर रहे थे, और हो सकता है कि कुछ दिन बाद वीर बनारस का विधायक हो जाए, क्योंकि उसके पिता विधायक की पद को जीत चुके थे। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, इसके लिए हमें वीर को सपोर्ट करना होगा और हमारे दुश्मनों ने ये सब नहीं किया है, वीर के बड़े पापा ने किया है, क्योंकि वो भी इलेक्शन में खड़े हुए थे। मृत्युंजय कुछ पर सोचने के बाद अमृत से बोला, एक काम करो, वीर के बड़े पापा के आदमियों में से किसी खास को उठाओ, उसे पैसे खिलाओ या मारो पीटो, जो भी करो, वीर के पक्ष में गवाही देने के लिए कहो। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, यहाँ पर कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा है, मृत्युंजय राजनीतिक मुद्दों पर की जाती है। मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, बिजनेसमैन हूँ मैं, कोई राजनीतिक नेता नहीं जो मेरे सामने राजनीति सुन रहे हो। बिजनेस में पूछो ना, प्रॉफिट एंड लॉस, मैं बताऊंगा सब कुछ। अमृत अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर मैंने महक को बताया ना तुम्हारे चेहरे के बारे में, 5 मिनट में तलाक समझ गए, इसलिए मेरे सामने अपना इनोसेंट बनने का नाटक मत किया करो, बेशर्म आदमी। मृत्युंजय एक बेशर्मी भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें कौन मना कर रहा है, जो जाकर तुम भी अपनी वाइफ को बता दो तुम्हारे ऑफिस के नीचे क्या क्या होता है। मृत्युंजय की बात पर अमृत वहां से जाते हुए बोला, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अमृत को जाता हुआ देख मृत्युंजय पीछे से बोला, निमृत राय कपूर से तुम्हारा क्या लेना देना है? अमृत रुक कर पलट कर मृत्युंजय को देखते हुए बोला, वो बनारस में इंस्पेक्टर है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे? मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, उसके और वैशाली के थोड़े चर्चे सुने मैं वहाँ पर। अमृत मृत्युंजय के पास आ उसके कॉलर को पकड़ कर बोला, बकवास मत करो मृत्युंजय, मैं अपनी वाइफ के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। मृत्युंजय अमृत की आंखों में घूरते हुए बोला, अपना हाथ मेरे कॉलर से हटाओ। अमृत मृत्युंजय को कॉलर से हाथ हटाकर बोला, मैं बता रहा हूँ, मेरी वाइफ का नाम किसी के साथ जोड़ने की कोशिश मत करो, मुझे गुस्सा आता है। मृत्युंजय अमृत को इग्नोर करते हुए बोला, तो गुस्सा करते रहो। अमृत मृत्युंजय की बात पर गुस्से से बोला, तुमने क्या सुना है मृत्युंजय? मृत्युंजय मुड़कर अमृत की तरफ देखते हुए बोला, यही कि निमृत राय कपूर और वैशाली का रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन वैशाली के बैकग्राउंड के बारे में जानने के बाद निमृत की फैमिली वालों ने वैशाली को रिजेक्ट कर दिया। और ये कहते हुए मृत्युंजय रुक जाता है, जिस पर अमृत फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, अपनी बात पूरी करो। मृत्युंजय कमरे से बाहर जाते हुए बोला, मूड नहीं है, मूड खराब हो गया है, फिर कभी बताऊंगा। इतना कहकर मृत्युंजय कमरे से बाहर चला जाता है। अमृत मृत्युंजय के पीछे आते हुए चिल्ला कर बोला, मृत्युंजय मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अमृत के चिल्लाने पर सब उसकी तरफ देखने लगे। वही निर्जला अमृत से बोली, क्या हुआ अमृत, क्यों चिल्ला रहे हो मृत्युंजय पर? अमृत निर्जला के बात पर बोला, मॉम ये परेशान कर रहा है मुझे। अमृत की बात सुन रविंद्र नाथ जी बोले, कुछ नया बताओ अमृत, ये हमेशा तुम्हें परेशान करता है। जिस पर अमृत रविंद्र नाथ जी से बोला, और आप सभी इसका साथ देते हो दादू, क्योंकि ये बड़ा है। मृत्युंजय चुपके से अमृत को जीभ दिखाकर चिढ़ा देता है।
तो अमृत और बुरी तरीके से चिढ़ जाता है। इधर शोभित का कमरा। शोभित हॉस्पिटल जाने के लिए कपड़े चेंज कर रहा था और अदिति भी जल्दी से वॉशरूम से बाहर आकर अपने बालों को बनाने लगती है। अदिति के स्पीड को देखते हुए शोभित बोला, तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? शोभित के सवाल पर अदिति बिना उसकी तरफ देखे बोली, मैं, रिया दीदी और वापी हम लोग कैफ़े जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि कल दिवाली है और हम सब शॉपिंग करते हुए आएंगे। आप कहाँ जा रहे हो? जिस पर शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, आराम से जाना और जल्दी घर आ जाना। मैं एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तो हो सकता है कल सुबह ही वापस आ सकूँ। ये सुन अदिति मुड़कर शोभित की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, ऐसी कौन सी मीटिंग है जो रात भर चलने वाली है? शोभित अपने शर्ट के बटन लगाना छोड़ अपने कदम पीछे लेते हुए अदिति से बोला, अदिति, मैं बता रहा हूँ, तुम अपना ये वेब सीरीज देखना बंद कर दो ना। बकवास चीज़ें देखती हो और मुझ पर शक करती हो। जिस पर अदिति शोभित के मसल्स पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, तो आप भी रोमांटिक वेब सीरीज देखकर रोमांटिक क्यों नहीं हो जाते? शोभित अदिति को कमर से पकड़ अपने बिल्कुल करीब खींचकर बोला, क्योंकि मुझे अपना रोमांस करना पसंद है। अदिति अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, आपको रोमांस का एक भी नहीं आता? आपको याद है फर्स्ट टाइम आपने मेरे नेक पर किस किया था, जबकि किस होठ पर किया जाता है? शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, एक बात बताओ, तुम हमेशा मुझे पॉक क्यों करती रहती हो? अदिति हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि आपका ये शर्म से लाल चेहरा मुझे बहुत पसंद है। शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, जिस दिन मैं बेशर्म हो गया ना, तो मुझे नहीं संभाल पाओगे, इसलिए मुझे शर्मीला ही रहने दो। अदिति शोभित की बात पर बोली, मैं बास्केटबॉल कोर्ट ज्वाइन कर रही हूँ। शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम वही करो, बस पढ़ाई पर ढीला नहीं चलेगी। अदिति शोभित के ट्रासों पर अपने हाथ लपेटकर पंजे के बल खड़ी हो शोभित के सिर को नीचे झुका उसके होठ पर किस करके बोला, आपके रहते हुए मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। अदिति के क्लोजनेस पर शोभित के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वह अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए कहता है, मुझे मीटिंग में जाने में देरी हो रही है। शोभित की बात पर अदिति अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, मुझे भी जाने में देरी हो रही है, तो आप अपना काम जल्दी से पूरा करो और हम दोनों साथ में निकलते हैं। फिर कमरे से बाहर अशोभित अदिति के हाथ को अपने कमर से हटाते हुए बोला, मैं कोई काम पूरा नहीं करने वाला, जाओ चुपचाप रेडी हो जाओ, जब देखो परेशान करती रहती है। अदिति शोभित की बात पर मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखने के बाद जल्दी से रेडी होकर कमरे से बाहर आते हुए बोली, मैंने जो पैसे जीते थे आपके अकाउंट में है ना? शोभित जल्दी से अदिति के पास जाकर उसे पकड़ते हुए बोला, रुको। अदिति मुड़कर शोभित को देखते हुए बोली, अब आप चिपक रहे हो मुझसे? शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, यार तुम आर्गुमेंट करने में बिल्कुल बच्ची, और जहाँ तक बात है पैसों की, मैंने तुम्हारे लिए अलग से बैंक अकाउंट बनवा दिए हैं। अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, और कुछ नीचे वापी मेरा वेट कर रहा होगा। शोभित अदिति के बाद पर उसके चेहरे को पकड़कर हल्का सा झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अदिति के गाल लाल हो जाते हैं कि शोभित अदिति से दूर होकर उसके लाल पड़ चुके गाल को खींचते हुए बोला, क्या हुआ अदिति, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो गए हैं? अदिति शोभित से दूर होकर वहां से जाते हुए बोली, ठंड लग रही है मुझे, इसलिए मेरे गाल लाल हो गए हैं। इतना कहकर अदिति वहां से दौड़ते हुए भाग जाती है। शोभित उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और आकर अपना बिजनेस सूट पहनने लगता है। इधर रात का वक्त था। वैष्णो मैंसन में राजीव सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था और कमरे के पंखे से धूल जाता रहा था और नीचे रिद्धिमा बैठे उसे थोड़ा और कह रही थी। आखिर में राजीव फ्रस्ट्रेट होकर झाड़ू नीचे फेंकते हुए सीढ़ी से उतरकर बोला, यार घर में इतने सारे सर्वेंट तो है, जाकर उनसे साफ करवाओ ना। जिस पर रिद्धिमा राजीव को तरेरते हुए बोली, कल दिवाली है। हाँ मुझे पता है कल दिवाली है, तो तुम मुझे नौकर क्यों बना रही हो? राजीव ने इरिटेट होकर कहा। रिद्धिमा राजीव की बात सुनकर बोली, मैं आपको कोई नौकर नहीं बना रही हूँ, वो आप ही हो ना जिसे नहीं पसंद कोई आपके कमरे में आए। राजीव अपनी आंखें रोल करते हुए, रिद्धि ये उस वक्त की बात है जब हम दोनों साथ में होते थे। यार मैं ऑफिस में था तो तुम कमरे को साफ करवा सकती थी ना, और अब मुझे करने के लिए कह रही हो। रिद्धिमा अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है मैं कल साफ करवा लूँगी, आप जाकर फ्रेश हो जाओ। राजीव रिद्धिमा को घूरते हुए बोला, एक बार मेरी सास आ गई ना, मैं उनसे ज़रूर पूछेंगे क्या खाकर पैदा किया है तुम्हें, तुम्हारा दिमाग में नहीं है, घुटनों में है।
राजीव की गुस्से भरी आवाज़ पर रिद्धिमा अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, 2 हफ्ते मेरा बेबी शावर है, आप मेरे उस तरीके से नहीं चिल्ला सकते। राजीव रिद्धिमा के पेट पर हाथ रखते बोले, 3 महीने बस बचे हैं बेबी, जल्दी से बाहर आ जाओ प्लीज, तुम्हारी माँ मुझे पागल करके रख देगी। रिद्धिमा राजीव के हाथ को अपने पेट से हटाते हुए, मुझे नहीं बात करनी आपसे, आप मुझ पर चिल्लाते हो। राजीव रिद्धिमा की बात सुनकर बोला, 4 महीने बाद मृत्युंजय और अमृत भी पापा बन जाएंगे, लेकिन जितना तुमने मुझे इन 6 महीने में परेशान किया है ना, अभी तक किसी ने नहीं किया मुझे पूरे जिंदगी। रिद्धिमा जोर से चिल्लाते हुए, पापा मम्मी देखो ये मुझ पर चिल्ला रहे हैं। राजीव बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, बुला लो, नहीं डरता किसी से। रिद्धिमा राजीव के बात पर पीछे से चिल्लाते हुए, नहीं डरते तो भाग क्यों रहे हो, रुको ना, आ रहे हैं मम्मी और पापा, बताएंगे आपको। राजीव रिद्धिमा को इग्नोर करके वॉशरूम के अंदर चला जाता है और रिद्धिमा झाड़ू को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। इधर ओरियो कॉफी में विप्लो, रिया, आदित्य कैफे में बैठे हुए थे। आदित्य भर भर के चॉकलेट शेक पी रही थी और विप्लो ग्लास गिन रहा था। आखिर में रिया आदित्य के हाथ से ग्लास लेते हुए, तुम इतना पीकर क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो ना। आदित्य रिया की बात सुनकर थोड़ी नाराजगी से बोली, मुझे भूख लग रही है तो क्या करूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया आदित्य की बात सुनकर उसके शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, आदित्य झूठ मत बोलना, तुम्हारे और शोभित भाई के बीच क्या हुआ है। रिया के सवाल को सुनकर विप्लो आदित्य को एक नज़र देखने के बाद रिया के सिर पर मारते हुए बोला, चुप कर मोटी, तेरे दिमाग में तो हर वक्त रोमांस ही चलता रहता है। मेरा भाई बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, शर्मीला है वो, और आदित्य इसे खाने से फुर्सत नहीं है, इन दोनों के बीच घंटा कुछ होगा। रिया अपने सिर को सहलाते हुए विप्लो को घूर कर बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता तो अपना मुंह बंद करके रखा करो। जब एक लड़का और एक लड़की एक घर में रहकर एक बेडरूम में रहते हैं तो लिविंग रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हो जाता है, और इन लोगों के तो शादी को इतना वक्त होने वाला है, कुछ ना कुछ हुआ होगा, पूछ इससे। ये कहते हुए रिया विप्लो को आदित्य की तरफ इशारा करती है। आदित्य जो कि उन दोनों की बात सुनकर सदमे में थे, वो विप्लो की नज़र को खुद पर महसूस करके जल्दी से बोली, वापी मुझे वॉशरूम जाना था। रिया आदित्य के हाव भाव को देखते हुए विप्लो से बोली, भागने की कोशिश कर रही है। विप्लो कसकर आदित्य को पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, बनी झूठ मत बोलना, तेरे और भाई के बीच क्या हुआ है, देख तुझे तेरी सैंडविच और बर्गर की कसम सच सच बता दे। आदित्य विप्लो की बात पर छोटा सा मुंह बना, ऐसे कसम क्यों दे रहे हो जिसे मैं नहीं तोड़ सकती। रिया ताली बजाकर विप्लो से बोली, देखा मैंने कहा ना, इसके और शोभित भाई के बीच जरूर कुछ हुआ है, मतलब बात आगे बढ़ चुकी है। फिर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, क्यों क्या हुआ तुम दोनों के बीच, वो सब हुआ है ना। विप्लो रिया को घूरते हुए, तुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है जाने में, जाना प्रोफेसर से पूछ। रिया विप्लो को घूरते हुए, मैं कल सारंग विला आ रही हूँ क्योंकि कल दिवाली है और प्रोफेसर को भी लेकर आऊँगी, हमेशा शिकायत करता रहता है इसलिए। विप्लो रिया को इग्नोर करके आदित्य को घूरते हुए बोला, मतलब तुम्हारी और भाई के बीच का रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ की तरह है, ठीक कहा ना, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। रिया विप्लो के सिर पर मारते हुए बोली, बकवास करता है क्या, पूरे घर के लोग तुझे आकर बताते हैं क्या हुआ उन लोगों के बीच में। विप्लो रिया की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं भाई को बहुत डांटूंगा, बनी अभी इतनी छोटी है। आदित्य विप्लो की बात सुनकर धीरे से बोली, मैंने उसे अप्रोच किया था, वो तो मना कर रहे थे, मैंने उन्हें कहा। विप्लो आदित्य की बात पर उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है तुम भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो ना। आदित्य जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। हम मणिपुर गए थे ना, तो मेरे सामने रावल टीम वालों ने मेरे प्रोटीन जूस में ड्रग्स मिला दिए थे, लेकिन मेरा पेट फुल था, इसलिए मैंने उसे सीनियर को पीने के लिए कह दिया तो उन्होंने पी लिया और वो सब हो गया। विप्लो के चेहरे पर डार्कनेस आ जाती है और वो आदित्य को देखते हुए कहता है, किसने मिलाया था। आदित्य सोचते हुए बोली, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो खेल रही थी उसका नाम नूना था। विप्लो आदित्य की बात सुनकर अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है मैं कुछ नहीं कह रहा किसी को, लेकिन एक बात बताओ, तुमने पटाखे की शॉपिंग की। रिया अपना कॉफी पीते हुए बोली, मैं तो घर जा रही हूँ। जिस पर विप्लो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, तेरा प्रोफेसर आ रहा है। विप्लो के बात पर रिया दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ पर अनमोल अपने गुड लक के साथ चला आ रहा था और वहाँ पर जो लड़कियाँ अपने पार्टनर के साथ आई हुई थे वो अनमोल को देख रही थी, जिसे देखकर रिया अपने सीट से खड़ी हो दौड़कर अनमोल के पास जा उसके सीने से लगते हुए बोले, इतना टाइम लगता है आने में। अनमोल थोड़ा हैरान होकर रिया से बोला, एक्सक्यूज़ मी, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हो, मैं तो यहाँ पर मेरे लिए बबल टी लेने आया था।
रिया अनमोल की बात पर मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, चलो हम साथ में बब्बल बाथ लेंगे। अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं आज रात की फ्लाइट से घर जा रहा हूँ, कल दिवाली है ना, तुम अपने पापा के साथ एंजॉय करो। रिया थोड़ी हैरान होकर बोली, लेकिन मैंने वापिस से कहा कि हम सारंग विला चलेंगे। अनमोल रिया के गाल पर उंगली चलाते हुए बोला, तुम अपने पापा के साथ दिवाली मना रही हो, समझी? रिया अनमोल के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोली, मुझे नहीं बात करनी, जाओ। बताया भी नहीं मुझे। इतना कहते हुए रिया नाराजगी से आकर विप्लो के साथ फिर से बैठ जाती है। अनमोल एक गहरी सांस लेकर काउंटर के पास जा उसके अपने लिए बबल टी ऑर्डर करता है। वहीं विप्लो थोड़ी नाराजगी से तेज आवाज में अनमोल से बोला, ब्रो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज हो गई और आप मजे के साथ बबल टी ऑर्डर कर रहे हो। अनमोल विप्लो के बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना आता है, तुम अपने पर ध्यान दो, सिंगल पर्सन। विप्लो कुर्सी से खड़ा हुआ अनमोल के पास आकर बोला, मेरी गर्लफ्रेंड है। अनमोल इधर उधर देखते हुए बोला, कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ रही है। हवा को गर्लफ्रेंड बनाकर रखा है क्या? विप्लो अनमोल के कुछ कहता उससे पहले ही कोई उसे अपनी तरफ मोड़ कर एक झनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। इधर खन्ना बंगलों में ऋतिक जब वापस बंगले में पहुंचता है तो देखता है हर तरफ लाइटिंग हो चुकी थी, दिए लगाए जा रहे थे। ऋतिक का चेहरा गुस्से से था और वो अंदर आते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना प्रकृति, मेरे घर में कुछ भी करने की कोशिश मत करना। प्रकृति मुड़कर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ऋतिक प्रकृति के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोले, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सब कुछ साफ करवाओ। प्रकृति ऋतिक के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, ऋतिक की पकड़ प्रकृति के गाल पर ढीली हो जाती है और वह गहरी सांस लेते हुए शांत होने लगता है। प्रकृति ऋतिक को शांत होता हुआ देखकर बोली, कल दिवाली है और मैं इसे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, प्लीज। ऋतिक प्रकृति की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे दिवाली और उसके शोर शराबे से नफरत है, इसलिए इन सब को साफ करवाओ। प्रकृति ऋतिक की बात पर धीरे से बोली, सिर्फ कल के लिए पक्का, परसों जब आपकी नींद खुलेगी तो सब कुछ साफ हो चुका होगा। ऋतिक प्रकृति की बात सुन उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच कर बोला, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।